हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश सर। वेलकम टू दिस सेशन। बच्चों, हमने पिछले सेशन में आपकी हिस्ट्री का जो चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इसका एक पार्ट पढ़ा है। हमने पिछले हमारे सेशन में बिग क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर हमने देखा कि अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी, उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू लिया। फिर हमने देखा अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी, जैसे सिंधु सरस्वती, क्यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट की हमने बात की। फिर हमने देखा कि टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन दी है उसकी बात की। यहाँ पे हमने एक हड़प्पन सील देखी और इसके बारे में बात की कि ये सील जो है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, उसको डिसाइफर करना क्यों पॉसिबल नहीं हुआ है। फिर बच्चों, हमने पिछले सेशन में ये भी देखा कि जो हायरोग्लिफिक और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है उसको कैसे डिसाइफर क्यों किया गया है, उसको डिसाइफर करना क्यों पॉसिबल हुआ है, ये हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग होने के बाद क्या बदलाव आए। तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग के पहले की हिस्ट्री और बाद की हिस्ट्री, इनमें क्या फर्क है, ये हमने देखा। फिर बच्चों, हमने स्टडी किया व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने के पीछे का पर्पस क्या होता है, इसकी हमने बात की। बच्चों, हमने ये भी देखा कि कैसे इंसान ने सर्वाइवल से सिविलाइजेशन की अपनी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसने हंटिंग गैदरिंग से शुरुआत की और बाद में वो सेटल्ड लाइफ जीने के लिए उसने शुरुआत की, इसकी हमने बात की। कि कैसे बड़े बदलाव हुए, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स कौन थे, इसकी भी हमने बात की। ठीक है, अर्लीस्ट एंसेस्टर्स कौन थे, उसमें होमो इरेक्टस की हमने बात की, जो पहले होमोनिन थे, जो मतलब पहले टूल मेकर्स थे, जो अफ्रीका से बाहर निकले, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप पे जाकर पहुंचे, जिसको हम टुगेदर कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। तो हमने ओल्ड वर्ल्ड की बात की, कैसे इंसान की जो इवोल्यूशन की जर्नी है उसकी हमने बात की हमारे पिछले सेशन में। बच्चों, हमने ये भी देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस स्टोरी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड्स तो इस समय के अवेलेबल नहीं है, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट उस स्टोरी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्टोन टूल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम इस स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। बच्चों, फिर हमने यहां पे देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक एज में। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, सो इसे हम बेसिकली कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। मेसो का मतलब होता है मिडल, बेसिकली इसे कहा जाता है मिडल स्टोन एज। और फिर न्योलिथिक एज। बच्चों, आज का जो चैप्टर है, आज का जो सेशन है, इसमें हम ये जो 3 पीरियड है इस पे फोकस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि पैलियोलिथिक एज में इंसान ने क्या डेवलपमेंट किया। ठीक है, हमने देखा कि होमो इरेक्टस से अब वो होमो सेपियन की स्टेज पे आ गया है, इवोल्यूशन हुआ है। तो अब यहां से आगे जो है तो इंसान ने क्या ऐसे डेवलपमेंट्स की कि जिसकी वजह से सेटल्ड लाइफ वो जीने लगा। ठीक है, और फिर बाद में हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज के सेशन का फोकस होने वाला है इन 3 एजेस पे। ठीक है, आपने बच्चों अगर पिछला वीडियो, आप पिछला सेशन नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है पीछे और ये पहला सेशन जो है वो जरूर देखना है, तो ही आपको आगे की जो चीजें हैं वो समझ में आएगी। ठीक है, वैसे मैं ये सब चीजें आपके लिए आसान करने वाला हूं। हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले और टेक्स्ट बुक का ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि जो हम कवर नहीं करेंगे। आज के इस सेशन में हम ये जो 3 एज है इसको बहुत अच्छी तरह से समझने वाले। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो यही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे इन द एंड तो आप उसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी है पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की। यह कहानी किसकी है? पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की। इंसान के वो पूर्वज जो अपनी लिविंग के लिए क्या करते थे? हंटिंग करते थे।
और नेचर में जो चीजें अवेलेबल थी उसको वो गैदर करते थे, अपना गुजारा करते थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक, मैंने पहले ही बताया आपको, पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। ये वो एज है जब इंसान स्टोन टूल्स का यूज कर रहा था। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज की सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन नहीं कह सकते हम, क्योंकि वहां की जो सेटलमेंट है उसकी हमें बात करनी है। तो हमारे देश में, इंडिया में, क्या ऐसी कोई सेटलमेंट्स मिली है, क्या ऐसी कोई साइट्स है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पैलियोलिथिक एज की सेटलमेंट को आइडेंटिफाई किया है? तो हाँ जी, 2 मिलियन साल पहले सबसे पहली जो सेटलमेंट है, ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, पैलियोलिथिक एज की सेटलमेंट इंडिया में 2 मिलियन साल पहले थी। ओके, ऐसी साइट्स हमें मिली है कि जहां पे 2 मिलियन साल पहले जो इंसान है वो रहता था, और यहां पे उन्होंने नाम भी दिया है अटीरामपक्कम। ये जो साइट है तमिलनाडु में है। ठीक है, सो इट डेट्स बैक टू 1.5 टू 1.7 मिलियन ईयर्स, जिसका मतलब होता है कि लगभग 15 से 17 लाख साल पहले यहां पे अटीरामपक्कम जो साइट है वहां पे एविडेंस मिले हैं कि ह्यूमंस रहते थे, पैलियोलिथिक एज का इंसान रहता था। ठीक है, और फिर हमें दूसरी एक साइट है जिसका नाम है इसामपुर, जो कर्नाटका में है, वो लगभग 12 लाख साल पहले की साइट है। ठीक है, 1.2 मिलियन ईयर्स का मतलब क्या होता है? लगभग 12 लाख साल पहले वहां पे पैलियोलिथिक एज का इंसान रहता था। तो बच्चों, ये जो साइट्स है यहां पे हमें क्या मिला है? आर्कियोलॉजिस्ट ने जहां पे एक्सकेवेशन किया, ये जो साइट्स है पैलियोलिथिक एज की, तो उन्हें यहां पे क्या मिला? उन्हें लार्ज कटिंग टूल्स मिले, जो यहां पे आप देख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने इसके फोटोज दिए। उसमें मेनली हैंड एक्स और क्लीवर्स उनको मिले। ठीक है, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, स्क्रेपर्स एंड चॉपर्स भी उन्हें मिले। तो अलग अलग टाइप की स्टोन टूल्स उन्हें इस पैलियोलिथिक एज की साइट पे मिले। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया की साइट्स है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में ये जो साइट्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के हंटर गैदरर्स के एविडेंस यहां पे हमें मिलती है। हमें यहां पे स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। अभी अगर ये स्टोन टूल्स है, उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता होगा? आप गेस कर सकते हो। बेसिकली इसका इस्तेमाल उन्हें हंटिंग के लिए होता था। दे यूज्ड इट टू चॉप एनिमल मीट, डिग आउट ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स को वो जमीन से निकालने के लिए इन हैंड एक्सेस का, इन क्लीवर्स का यूज करते थे। वो इसका यूज करके एनिमल स्किन को स्क्रैप करने का काम करते थे, और बोन मैरो निकालने के लिए, जो प्रोटीन रिच बोन मैरो होता है बोन्स में, उसको निकालने के लिए वो वहां पे क्लीवर्स का यूज करते थे। तो बेसिकली हमें क्या समझने को यहां पे मिलता है? हमें यह समझता है कि पैलियोलिथिक एज का जो इंसान था, उसका चीफ ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, उसका काम क्या था? ओके, लिविंग के लिए उसका काम था हंटिंग एंड गैदरिंग। और हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए ये इंसान क्या करता था? अलग अलग स्टोन टूल्स का यूज करता था। उसके जो स्टोन टूल्स है वो मेनली क्वार्ट्जाइट और लाइमस्टोन इन रॉक्स से बने हुए होते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को इन साइट्स में जो टूल्स मिले हैं वो मेनली कौन से रॉक से बने हुए हैं? क्वार्ट्जाइट एंड लाइमस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल वो क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे हंटिंग करने के लिए, एनिमल मीट को चॉप करने के लिए, ट्यूबर्स को निकालने के लिए। आप समझ सकते हो कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल वो कौन कौन से अलग अलग पर्पस के लिए करते थे। ठीक है, ये जो पैलियोलिथिक हंटर गैदरर है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, ये जो एज थी इसमें इंसान ने क्या किया? सिंपल स्टोन टूल्स तो बनाए ही, पर उसने एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, पर उसने अपने जो भी टूल्स अवेलेबल थे उसमें इनोवेशंस किए और वो सरवाइव हुआ। अब यहाँ पे स्टोन टूल्स की हम बात करते हैं। मैंने कहा एडवांस, एडवांस का मतलब बहुत एडवांस नहीं, पर उस एज का जो इंसान था, उसकी जो डेवलपमेंट थी, उसकी जो लाइफ थी, उसके हिसाब से उसने इन स्टोन टूल्स में बहुत सारे बदलाव किए। अब ये बदलाव हमें देखने हैं कि टूल्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में
क्या इंफॉर्मेशन दिया है? तो उन्होंने बताया कि फर्दर प्रोग्रेस जो हुआ, प्रोग्रेस की वजह से क्या हुआ, स्मॉलर स्टोन टूल्स उन्होंने बनाना शुरू किया। आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोलिथिक जो टूल्स है, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मतलब साइज में छोटे। तो पैलियोलिथिक एज का जो इंसान था, धीरे धीरे उसने क्या किया, साइज में छोटे ऐसे टूल्स उसने बनाना शुरू किया। और फिर मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज में तो कंपलसरी उसने माइक्रोलिथ्स का ही यूज ज्यादा से ज्यादा किया। तो देखिए ये जो स्क्रेपर्स है, ठीक है, बोरर्स है, पॉइंट्स है, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के स्टोन टूल्स इस एज का इंसान यूज कर रहा था। स्क्रेपर्स यूज कर रहा था, बोरर्स यूज कर रहा था, पॉइंट्स यूज कर रहा था। इतना ही नहीं तो उसने माइक्रो ब्लेड्स का इस्तेमाल शुरू किया। और उसने क्या किया, इन ब्लेड्स को आसानी से यूज करने के लिए उन्हें फिक्स किया एक हैंडल के साथ। यहां पे देख सकते हो, अब हैंडल के साथ जब उसको फिक्स किया जाता है तो उसका यूज क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो इंसान ने ये प्रोग्रेस अपने आप में, ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों, क्योंकि उस वक्त इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने पास जो टूल्स अवेलेबल है, स्टोन टूल्स अवेलेबल है, उन्हीं में उसने इनोवेशन करना शुरू किया ताकि उसका काम आसान हो, ठीक है। तो उसका काम सही में आसान हुआ। जब हंटिंग और गैदरिंग ये प्रोसेस आसान हुई तो उसकी एनर्जी है उसने क्रिएटिव वर्क में लगाई, ठीक है। तो पहले जो है उसको फूड के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते थे, ठीक है। पहले उसके लिए सिर्फ अपनी भूख, अपनी प्यास, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये फुलफिल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ते थे। पर जब टूल्स की वजह से उसका काम आसान होने लगा तो अब उसके पास समय मिलता था। तो जैसे उसके पास समय मिलता था तो वो अपनी एनर्जी को क्रिएटिव वर्क में लगाने लगा। ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उससे पहले आपको बता दूं, उसने बो एंड एरो का भी इन्वेंशन किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्मॉल गेम एनिमल्स जो है उनको हंट करना उसके लिए आसान बन गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना समय, जैसे मैंने आपको बताया कि हंटिंग और गैदरिंग में जैसे उसको कम एफर्ट्स लगने लगे तो इंसान ने जो है वहां पे केव्स में पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, अलग अलग पिगमेंट्स का यूज करना शुरू किया। पिगमेंट से वो अपने आप को भी डेकोरेट करता था। मतलब दिस वाज द टाइम व्हेन मैन गॉट अ सेंस ऑफ ब्यूटी, वी कैन से कि ही गॉट अ सेंस ऑफ ब्यूटी। तो उसने ब्यूटिफिकेशन शुरू किया। उसने अपनी सराउंडिंग्स में जो पेंटिंग्स बनाए वो भी देखिए, वो भी खूबसूरत है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक साइट है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहां पे जो पेंटिंग्स है, बहुत सारे पेंटिंग्स इंसान ने निकाले, वो इंसान था मेसोलिथिक पीरियड का या पैलियोलिथिक की जो लास्ट एज है, हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक का जो ट्रांजिशन हुआ, उस फेज का जो इंसान था उसने ये सब क्रिएटिव वर्क शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने ऐसे बीड्स बनाने शुरू किए, स्टोन्स का यूज करके, बोन्स का यूज करके, शेल्स का यूज करके। देखिए किस चीज का यूज किया उसने, स्टोन्स, बोन्स एंड शेल्स का यूज करके ऐसे बीड्स उन्होंने बनाना शुरू किया। इतना ही नहीं, एक डिस्टिंक्टिव टूल उनके पास अवेलेबल था, ब्यूरिन उन्होंने बनाया। ब्यूरिन नाम का जो डिस्टिंक्टिव टूल उन्होंने बनाया, उसकी मदद से वो एनग्रेविंग का काम करने लगे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिच एग्स पे वो क्या करते थे, अलग अलग सिंबल्स एनग्रेव करने का काम करने लगे, ठीक है। तो देखिए ये है इंसान की प्रोग्रेस, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग उसका मेन ऑक्यूपेशन था और हंटिंग गैदरिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के टूल्स वो इस्तेमाल करता था। तो बच्चों आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है, ये जो सेक्शंस है जहां पे उन्होंने पैलियोलिथिक एज की बात की है, मेसोलिथिक एज की बात की है, नियोलिथिक एज की बात की है, यहां पे हमें मेनली फोकस इस चीज पे करना है कि इंसान ने कैसे छोटे छोटे बदलाव किए अपनी टूल्स में और उससे उसको जो फायदा हुआ, उससे उसका जो समय और एनर्जी बचा, उसके बाद उसने अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया क्रिएटिव वर्क के लिए,
ठीक है, तो ये तो बात होगी पैलियोलिथिक एज की। बच्चों हमें यहाँ पे एक चीज और देखनी है। मैंने आपको जैसे बताया है कि आपकी टेक्स्ट बुक का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि जो हम देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे नीचे होमोसेपियंस के बारे में कहा है। ये हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स थे, लगभग 50,000 से 12,000 साल की एज में, मतलब उस पीरियड में हम देखते हैं कि अफ्रीका से होमोसेपियंस जो है ग्रेजुअली पूरी दुनिया में वो स्प्रेड हुआ है, इंक्लूडिंग अमेरिकाज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी, मैंने सोचा आप लोगों को वो भी बता दूं। अब बात करेंगे मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स की। तो देखिए पैलियोलिथिक का, पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, यहां पे इंसान अलग अलग टाइप्स के स्टोन टूल्स इस्तेमाल करता था। हमने देखा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडिया में ऐसी कौन सी साइट्स है जहां पे पैलियोलिथिक एज के इंसान के हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो वो साइट्स है अट्टीरामपक्कम, और उसके बाद हमने देखी कर्नाटका में इसामपुर नाम की वो साइट है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कौन कौन से स्टोन टूल्स वो इस्तेमाल करते थे। मेसोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं बच्चों, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसमें ट्रांजिशन जो है वो क्या हुआ। सबसे बड़ा बदलाव मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि अर्थ का जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस हुए। ठीक है, तो क्लाइमेट बिकम वार्मर। पहले जो थी आइस एज, मतलब अर्थ वॉज कोल्डर। बहुत सारे एरियाज थे अर्थ के जो आइस से कवर्ड थे, बट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो अर्थ का जो क्लाइमेट है इट बिकेम वार्मर, और बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए इसका इंसान की लाइफ पे असर हुआ, एक पॉजिटिव असर हुआ। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस का उसकी लाइफ पे पॉजिटिव असर क्यों हुआ? क्योंकि देखिए पहले जो एरिया आइस से कवर्ड थे वहां पे अब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक्सपांड होने लगे। मतलब जहां पे आइस कवर्ड एरिया था वहां पे अब ग्रासलैंड बनने लगे, फॉरेस्ट्स बनने लगे। इससे क्या हुआ? इंसान के लिए फूड का अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होने लगा। क्या हुआ इसका इंपैक्ट? कि स्मॉल एनिमल्स, फिश, वाइल्ड ग्रेन्स तक उसके पास अब ज्यादा वैरायटी में अवेलेबल होने लगे। मतलब उसके फूड की वैरायटी अब बढ़ गई। ठीक है, अब उसके लिए पहले जो दिक्कत होती थी फूड कलेक्शन में या फूड गैदरिंग में, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था कि अगर एक जगह में उसको फूड नहीं मिल रहा है तो फूड की तलाश में उसे बहुत दूर दूर भटकना पड़ता था। अब क्या हुआ? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी आसानी से हो गई। ठीक है, स्मॉल गेम एनिमल्स से लेकर फिश और वाइल्ड ग्रेन्स तक अवेलेबल होने लगे, तो दुनिया में सबसे पहली बार पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। क्योंकि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इंसान जो है उसकी दिक्कत कम हो गई। उसको एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ फूड के लिए जो भागना पड़ता था वो बंद हो गया, उसको फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो अब उसका असर क्या हुआ? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार। अब इंसान क्या करने लगा? इस एज में माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल करने लगा। देखो माइक्रोलिथिक टूल्स की वजह से उसे इवन एक्वाटिक एनिमल्स जो है जैसे कि फिशिंग करने में उसको आसानी हो गई। तो फिशिंग जो है वो उसका मेन स्टे हो गया। मतलब मेन स्टे का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। उसकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या थी? अब फिशिंग बन गई। मतलब उनकी जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, आपने सबसिस्टेंस वर्ड इसके आगे सुना होगा, पहले कभी सुना होगा। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। ठीक है, तो उसकी सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मेन स्टे क्या हो गया? फिशिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वैसे टूल्स उनके पास अवेलेबल थे कि जिसकी मदद से वो एक्वाटिक एनिमल्स को निकाल सकते थे, उनको हंट कर सकते थे। तो ये जो एज था वहां पे टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड यहां पे उन्होंने दिखाया। ये साइज में छोटे थे। इनकी खासियत ये है, आप ये फोटो देखो या आपकी टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने छोटे छोटे जो माइक्रोलिथ्स थे उनकी फोटोज दी है। ओके, स्मॉल माइक्रोलिथिक टूल्स की फोटो उन्होंने दी है। तो वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स जैसे कि स्क्रैपर्स, बोरर्स और पॉइंट्स वो इस्तेमाल करने लगे।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सी आपको क्या करना है, रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर उसका काम अगर आसान होता है तो उसके लिए ये आसान हो जाता है सरवाइव करना, और फिर अपने समय का इस्तेमाल वो क्या कर रहा है, आर्ट एक्टिविटी के लिए कर रहा है। तो आर्ट एक्टिविटी इसी एज में फ्लरिश हुई। ठीक है, तो वो क्या करने लगा, दे डेकोरेटेड देयर बॉडीज विथ नेचुरल पिगमेंट्स, मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, नेचर में अवेलेबल जो है नेचुरल कलर्स होते हैं, उसकी इस्तेमाल करके वो अपने आप को डेकोरेट करने लगा, ब्यूटीफाई करने लगा। ठीक है, और बीड्स जो स्टोन बोन शेल से बनते थे, बीड्स, वो बीड्स बनाने लगा, ऑर्नामेंट्स पहनने लगा। सो दिस वाज द एज मैन गॉट अ सेंस ऑफ ब्यूटी, आई टोल्ड यू। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड का जो इंसान था उसमें वो एक्वाटिक एनिमल्स को हंट करने लगा। उसका जो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अर्थ क्लाइमेट उसकी लाइफ आसान बन गई, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। अब ये एज का इंसान जो था वो कहाँ पे रहता था, वो रहता था केव्स में। कहाँ पे रहता था वो, केव्स को ऑक्यूपाई करता था। केव्स वर फ्रिक्वेंटेड, रॉक शेल्टर्स वर फ्रिक्वेंटेड बाय मैन, और इन्हीं केव्स में वो क्या करता था, अपनी आर्ट एक्टिविटी भी करता था। ठीक है, और इसीलिए भीमबेटका नाम की जो साइट्स है वहां पे, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि मेसोलिथिक पीरियड का जो इंसान है उसने जो अलग अलग पेंटिंग्स बनाए वो हमें इस साइट में देखने को मिलती है। मेसोलिथिक पीरियड की ये पेंटिंग्स भीमबेटका में हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास मिलता है। ये थी मेसोलिथिक पीरियड के इंसान की लाइफ। बच्चों अब बात करेंगे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की। ओल्ड स्टोन एज हमने देखी। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज में इंसान सिंपल टूल्स इस्तेमाल करता था। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। यही पीरियड था कि जब होमोसेपियंस जो है दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुए। ठीक है, उसका पर्पस भी वही था कि उसे फूड, ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड। पर जैसे जैसे हमने देखा कि टूल्स जो है, उसने जो स्टोन टूल्स बनाए उसमें जो चेंजेस हुए, ठीक है, उसकी वजह से उसकी लाइफ आसान हुई। और मेसोलिथिक पीरियड में तो उसने छोटे छोटे टूल्स बनाए, माइक्रोलिथ्स बनाए, ओके, द टूल्स ऑफ स्मॉलर साइज, जिससे कि उसकी लाइफ आसान हुई, आर्ट एक्टिविटी शुरू हुई, ब्यूटिफिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की। ये जो एज है, नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जो न्यू स्टोन एज है ये इंसान के सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पीरियड है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। मतलब पहले इंसान जो है उसकी लाइवलीहुड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इंसान करता था हंटिंग एंड गैदरिंग। पर न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, इंसान हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ सेटल्ड एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन जो है उसने शुरू किया। मतलब उसने क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कौन सी क्रॉप्स है कि जो हम कंज्यूम कर सकते हैं और जिसे हम ग्रो कर सकते हैं। उसने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, उसने क्या किया, ये हॉलमार्क है न्यूलिथिक पीरियड का। अगर आपको किसी ने पूछा कि न्यूलिथिक एज के बारे में बताओ, सबसे पहली चीज आपको जो बोलनी है वो ये है कि न्यूलिथिक पीरियड में इंसान ने डोमेस्टिकेशन किया, इंसान ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, उसने पॉटरी बनाना शुरू किया, उसने आर्ट एक्टिविटी की शुरुआत की। इंसान ने क्या किया, एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया, डोमेस्टिकेट किया, उनको कंट्रोल में उसने लाया। ठीक है, नए नए अलग अलग ब्रीड्स जो है उसने डेवलप किए। ठीक है, उन्होंने कल्टीवेशन और हस्बेंड्री के थ्रू क्या किया, अलग अलग ब्रीड्स को डेवलप किया, एनिमल्स की और प्लांट्स की ब्रीड्स को डेवलप किया। तो यह है सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ सेटल्ड पर्सन, बिकॉज फूड वाज अवेलेबल।
Now he could stay at one place. He didn't have to go from a place to place in search of animals, in search of tubers. उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो अब जानता था कि वो एक ही जगह में रह के फूड प्रोड्यूस कर सकता है। पहले उसने टूल्स क्यों बनाए? पहले टूल्स बनाता था एनिमल्स को हंट करने के लिए, स्क्रैपिंग के लिए बनाता था, बोरर्स बनाता था। ये चीजें वो क्यों इस्तेमाल करता था? हंटिंग करने के लिए, ठीक है, मीट को चॉप करने के लिए इस्तेमाल करता था। अब वो फार्मिंग टूल्स बनाने लगा। मतलब आप समझिए कि पहले वो हंटिंग गैदरिंग के लिए टूल्स बनाता था, अब वो फूड प्रोडक्शन के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए टूल्स बनाने लगा। ठीक है, उसने क्या किया? उसने फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग के लिए टूल्स बनाने शुरू किए, फार्मिंग टूल्स बनाना उसने शुरू किया। इसमें भी उसने, आप देख सकते हो, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया है। फिर धीरे धीरे न्योलिथिक रिवॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि स्टोन के साथ साथ वो दूसरे मेटल्स का भी इस्तेमाल करने लगा। एंड दैट्स व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ योर नेक्स्ट एज, जिसको हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज। ये ऐसी मेटालर्जी की जब शुरुआत हुई, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अलग अलग अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो बनी। तो ये जो एज थी न्योलिथिक एज, ओके, ये वही एज थी कि इंसान ने सबसे पहली बार विलेज सेटलमेंट्स बनाए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, विलेज लाइफ उसकी वो बनी। और उसके बाद फिर दिस लेड द फाउंडेशन फॉर अर्बन रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे उन्होंने माइक्रोलिथिक टू न्योलिथिक टूल्स का मेंशन किया है कि माइक्रोलिथिक टूल्स जो थे उनमें और न्योलिथिक टूल्स में जो है थोड़ा फर्क दिखता है। यहाँ पे उसने एडवांसमेंट किया है। देखिए ये ऐसे टूल्स बनाना उसने शुरू किया। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे टूल्स उन्होंने दिए हैं, उसके फोटोज दिए हैं कि वो न्योलिथिक एज में जब इंसान एंटर हुआ तो उसने अलग टूल्स इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही एज थी कि इंसान ने क्या किया? पॉटरी, वो पॉटरी में इंटरेस्ट लेने लगा। ये एक टाइप का आर्ट था, ये एक टाइप का क्रिएटिव वर्क था। जैसे हमने देखा कि मेसोलिथिक पीरियड में इंसान बीड्स बनाने लगा, उसने ब्यूटिफिकेशन शुरू किया, ठीक है, ओके, ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू किया। वैसे यहाँ पे देखिए आर्ट एक्टिविटी फ्लरिश हुई। वो पॉटरी बनाने लगा, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की पॉटरी बनाने लगा, और फिर उस पर वो डेकोरेशन का भी काम करने लगा। तो ये है न्योलिथिक एज। बच्चों, न्योलिथिक एज को रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट बुक में इस पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या लगता है कि न्योलिथिक एज को रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया होगा? रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है बहुत बड़ा बदलाव, रिवॉल्यूशन होता है मैसिव रैपिड चेंज। तो यहां पे न्योलिथिक एज में जो है इंसान की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। ओके, इट वाज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम नॉमैडिक, या हम कह सकते हैं एक जो भटकी हुई उसकी लाइफ थी उसमें बदलाव हुआ और वो सेटल हो गया। तो न्योलिथिक पीरियड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उसकी अब हमें बात करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने बताया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें ऐसी साइट्स मिलती है, ऐसी प्लेसेस मिलती है जहां पे न्योलिथिक एज का इंसान रहता था। देखिए, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो एक्टिविटी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसकी हम बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पीरियड में ये एक्टिविटी शुरू हुई है। सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता नहीं, तो आप जितनी भी सभ्यताओं की यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में बात करने वाले, उन्होंने एक चार्ट दिया है। टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया गया है, उसमें अलग अलग, जैसे कि वेस्ट एशिया में, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा, चाइना, ऐसे अलग अलग जगहों पे ये जो एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ है ये अलग अलग टाइम पीरियड में उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आप कहोगे कि सर उन्हें कैसे पता, हमें कैसे पता कि यहाँ पे इस टाइम में, यहाँ पे उस टाइम में एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ की शुरुआत हुई? तो मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि आर्कियोलॉजी जो है, ठीक है, वो मेनली टूल्स, फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स जो भी उन्हें मिलते हैं उसकी डेटिंग करके ये पता लगाते हैं कि यहाँ पे ये जो साइट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ है कौन सी एक्टिविटीज़ होती होगी,
डोमेस्टिकेशन हुआ होगा, एग्रीकल्चर हुआ होगा, पॉटरी की शुरुआत कब हुई होगी, ये सब डेट्स वो निकाल सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक पूरा चार्ट दिया है, आप वो चार्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंसान ने कौन से समय में, कौन सी एज में, कौन से पीरियड में सेडेंटरी लाइफ वो जीने लगा। सेडेंटरी का मतलब होता है सेटल्ड, एक जगह पे रुक के। ठीक है, तो बच्चों ये उन्होंने चार्ट दिया है। अभी हमें यहाँ पे न्योलिथिक पीरियड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो बताई है वो है कि रीजनल वेरिएशन इन इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ, कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ की शुरुआत हुई। तो हमारे पास कौन सी साइट का एविडेंस है? तो एक साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आज के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ की जो साइट है वो बोलन रिवर पे है। ठीक है, ये एक न्योलिथिक साइट है। यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? उन्होंने कहा कि ये एग्रीकल्चरल विलेज लगभग 7000 साल पहले से एग्जिस्ट करता था। 7000 साल पहले, मतलब 7000 साल आज से नहीं, बिफोर क्राइस्ट इरा, मतलब आज से 9000 साल पहले ये एग्रीकल्चरल विलेज एग्जिस्ट करता था। ये पहला एग्रीकल्चरल विलेज माना जाता है, क्योंकि ये जो साइट है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लोग हैं हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज करते थे अपने घर बनाने के लिए। किस चीज का यूज करते थे? हाथ से बनी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ घर नहीं, तो वहां पे उन्होंने ग्रेनरीज भी बनाई है। तो हमें पता चलता है अगर ग्रेनरी बनाई है तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ था। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो और कौन कौन सी प्रैक्टिस, हम कह सकते हैं ये कल्चरल प्रैक्टिस जिसको बोल सकते हैं। दे बरीड देयर डेड इन ग्रेव्स। ठीक है, दे बरीड देयर डेड इन ग्रेव्स। दे मेड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स। सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज करके ऑर्नामेंट्स बनाते थे। जैसे उन्होंने उन स्टोन्स का नाम दिया है लापिस लाजुली। इसके बारे में आपने सुना होगा, लैपिस लाजुली उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। ठीक है, उसके बाद कार्नेलियन, शेल्स, ये जो अलग अलग स्टोन और टूल्स है उसका इस्तेमाल करके उसने क्या बनाया? ऑर्नामेंट्स बनाए। ओके, सो दिस वाज द एज। न्योलिथिक पीरियड जो है उसमें हमने देखा कि ग्रेट शिफ्ट हुआ, इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बच्चों उसने यहाँ पे ये जो साइट है मेहरगढ़, उसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये एविडेंस मिले। इस एक साइट में हमें ये सब एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। हमें ये भी पता चला कि वो कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे। वैसे एक बार के लिए आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि न्योलिथिक एज में कौन से मेन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था मेहरगढ़ में? तो वहां पे व्हीट एंड बार्ली, ये जो क्रॉप्स है ये कल्टीवेट किए जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे? जैसे शीप, गोट्स और इंडियन कैटल को वो डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, वहां पे जेबू हम्प्ड बुल का मेंशन किया गया है। ये है इंडियन कैटल है जिसको वो डोमेस्टिकेट करते थे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए क्रॉप्स, उन्होंने आइडेंटिफाई किए एनिमल्स और उनका डोमेस्टिकेशन उसने शुरू किया। उन्होंने क्रॉप्स कल्टीवेशन शुरू किया। उन्होंने विलेजेस बनाए। ये एग्रीकल्चरल विलेजेस थे जहां पे उन्होंने घर बनाए, ब्रिक्स का यूज करके घर बनाए। वहां पे वो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते थे। ठीक है, सो फर्स्ट दे वर द फर्स्ट टू मेक कॉपर ऑब्जेक्ट्स। देखो वहां पे आप लोगों को पता है कि जब उन्होंने मेटल्स का यूज शुरू किया तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन था कि स्टोन टूल्स इस्तेमाल करने वाला इंसान जो है, जिसने आज तक स्टोन टूल्स बनाए थे एनिमल्स को हंट करने के लिए पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, फिर उसने मेसोलिथिक पीरियड में छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया और फिर न्योलिथिक एज में उसने क्या किया? इन स्टोन टूल्स में तो बदलाव किया ही, पर ये टूल्स अब वो फूड ग्रोइंग करने के लिए, फूड प्रोडक्शन करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। सिर्फ हंटिंग के लिए नहीं, सिर्फ गैदरिंग के लिए नहीं।
फिर हमने देखा कि यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साइट है मेहरगढ़, वहाँ पे हमें कौन से एविडेंसेस मिले हैं। और बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि नियोलिथिक एज का जो इंसान था वो था मेटलर्जिस्ट, उसने कॉपर बनाया, ठीक है, और फिर वो कैलकुलिथिक एज में एंटर किया, कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल वो करने लगा। जब मेटालर्जी की शुरुआत हुई बच्चों, देखिए 7000 साल पहले पहला एग्रीकल्चरल विलेज हमें देखने को मिलता है। फिर लगभग 4000 साल पहले हमें देखने को मिलता है कि कॉपर टूल्स का इस्तेमाल वो करने लगे। तो ये जो था, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का फाउंडेशन जो है ये इस नियोलिथिक एज में ही बना है। फिर हमें देखने को मिलता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और भी ब्रॉन्ज एज की जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें फिर क्या चेंजेस हुए वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा सेशन है मैंने आपको बताया था कि मैं इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। और पहले पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलग अलग राइटिंग सिस्टम्स क्या थी, अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी। हमने देखा कि वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हु वर अर्ली एंसेस्टर्स, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स कौन थे। फिर बच्चों हमने अलग अलग मतलब प्री हिस्टोरिक एज का जो डिवीजन है वो कैसे होता है उसकी हमने जानकारी ली। और फिर हमने देखा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये ब्रॉड डिवीजन है। बच्चों नियोलिथिक एज का डिवीजन मेटल्स के हिसाब से भी होता है, जैसे कि हमने देखा कैल्कोलिथिक जब कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया, और उसके बाद ब्रॉन्ज एज मतलब उन्होंने कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया, और फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई, जैसे कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, वहां पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशन हमें अगले पार्ट में सीखनी है। तो बच्चों मैंने इस चैप्टर को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको पहले पार्ट में जो सिखाया, अभी जो सिखाया, आशा करता हूं कि समझ में आया है। बच्चों आपको अगर आपने पहला वाला सेशन नहीं देखना है, फिर से एक बार बता दूं, आपको वो सेशन जरूर देखना है, ठीक है, बार बार देखना है ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो इस पे जो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, ठीक है, एक सेशन में हम इस पे जो भी क्वेश्चंस है वो कराने वाले, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, और क्वेश्चंस की मदद से तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और भी अच्छी तरह से। आशा करता हूं कि मैंने जो भी समझाया यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, अगर ध्यान से आपने सुना है तो। और बच्चों और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर लेक्चर में आप जो भी देखते हो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, आपने क्या करने चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी नोट्स एकदम सुंदर हो, आपकी नोट्स एकदम परफेक्ट हो। आप लोगों को पहले तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप नोट्स बनाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कि आपको पता चल रहा है कि किस चीज को लिखना है, किस चीज को नहीं लिखना है। ठीक है, सो यू गेट बेटर एट योर वर्क विद प्रैक्टिस, बट फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट इट। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे हमसे ये नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छे नहीं दिख रहे मेरे नोट्स, ठीक है, तो आप डिस्करेज हो जाते हो। पर ऐसे नहीं करना है, आपको शुरुआत करनी है, आपको एक टेक्स्ट नोटबुक रखनी है। जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है, अपने तरीके से नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि देयर विल बी अ टाइम कि आपकी नोट्स जो है एकदम परफेक्ट होने लगेगी, कि आपकी एक पेज में पूरा चैप्टर का पूरा जो भी है आउटलाइन वो आप एक पेज में लिख सकोगे। एग्जाम के वक्त बच्चों ये टेक्निक बहुत काम आती है, ये अलग अलग स्टडी स्किल्स होते हैं। सो सोशल स्टडीज अगर आपको आसान बनाना है तो आपको स्टडी स्किल्स का यूज करना है। जब तक स्टडी स्किल्स यूज नहीं करोगे, आप ये सिर्फ लेक्चर देख के आपको क्या फायदा होने वाला है, आप तो पैसिव लिसनर हो। आपको एक्टिव बनना है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना है। आपको क्या करना है, आप जो सुन रहे हो उसको लिखना है। तो क्या होगा, आप बने रहोगे इस लेक्चर में। ठीक है, आप जो भी मैं समझा रहा हूं उसको फॉलो करोगे, उसका आपको जरूर फायदा होगा, आपके लिए सब्जेक्ट आसान होगा।
बच्चों मुझे इधर उधर की बातें ज़रा करना आता नहीं है, ये जो मैंने बताया ये तो काम की चीज़ है, ठीक है। तो व्हेन आई टीच टू द पॉइंट, ठीक है। इसलिए आपका समय भी बचता है, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी और एक सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन, कल का सेशन जो होगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर चाइनीज सिविलाइजेशन तक का जो भी पार्ट है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। वो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।